बिल्कुल सर, जो बात आप बता रहे हैं उसी से जुड़ी ये जानकारी है अनाज को लेकर। जी हां, अनाजों की रूसी नाकेबंदी से यूरोपीय संघ बिफरा हुआ है और कहा गया है कि ये कई इंसानों की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रूस को यूक्रेनी अनाज के निर्यात की अनुमति देनी होगी, ईयू का ये कहना है। यूक्रेन का लाखों टन अनाज युद्ध की वजह से बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। तो देखिए, ये जो दुनिया के सामने बड़ा खाद्य संकट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या इसका इलाज आने वाले वक्त में ढूंढा जा सकेगा? क्योंकि ये इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। ये खाद्य संकट अगर युद्ध की वजह से बढ़ता गया तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है और पूरी दुनिया पर इसके विपरीत असर होंगे। इसलिए क्या वक्त रहते चेतना बहुत ज्यादा जरूरी है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए आपको दिखाते हैं कि करीब 4.5 महीने बाद यूक्रेनी अनाज की नाकाबंदी की कितनी उम्मीद बन रही है। यह जानना जरूरी है क्योंकि समस्या की जड़ यही है। यूक्रेन के अनाज की रूसी नाकेबंदी पर कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। रूस और यूक्रेन के वार्ताकार इस्तांबुल में, टर्की में हो रही बैठक में शामिल होंगे और ये जो डेडलॉक है ये कैसे खत्म किया जाए, इस पर होगा मंथन। बैठक में संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। याद कीजिए, यूएन वक्त वक्त पर किस तरह से चेताता रहा है कि अगर यह डेडलॉक खत्म नहीं हुआ तो पूरी दुनिया के सामने खाद्य संकट, बड़ा खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। यूक्रेन के बंदरगाहों की महीनों से चल रही नाकेबंदी खत्म करने की कोशिश इस बैठक में होगी। बैठक से पहले यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह कहा गया है कि यह हजारों लोगों के लिए जिंदगी और मौत का मुद्दा है। इस संकट पर काबू पाना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। यूक्रेनी अनाज की नाकेबंदी को ईयू रूस का युद्ध अपराध तक बता चुका है, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर तमाम मुल्कों पर पड़ेगा, तमाम लोगों पर पड़ेगा। यूएन बार बार यह चेता चुका है, संयुक्त राष्ट्र बार बार यह कह चुका है कि अगर इसी तरह से अनाज को लेकर नाकेबंदी जारी रही तो इसका बहुत विपरीत असर दुनिया के कई मुल्कों पर पड़ सकता है। गोयल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मीटिंग से कोई उम्मीद नजर आती है कि डेडलॉक खत्म हो और खाद्य संकट जो लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, कुछ राहत मिले? देखिए, बातचीत बहुत होंगी, नतीजा क्या निकलेगा इसके बारे में उम्मीद लगाना बहुत कम है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने वो फूड का एक क्राइसिस पैदा हो गया है तो वो इसको बोल रहे हैं वॉर क्राइम है ये। जब रशियन ऑयल सप्लाईज के बारे में सैंक्शन लगाई गई थी जिसकी वजह से श्रीलंका की हालत हो गई है, वो क्या है? क्या वो वॉर क्राइम नहीं है ये? तो ये बात नैरेटिव्स की हो रही है। एक वेस्टर्न नैरेटिव है, एक रशियन नैरेटिव है, एक टर्की का नैरेटिव है, ये सब चलता रहेगा। इन सबसे बातचीत लेकिन सर, जो मैंने सिंह साहब से पूछा था, सवाल ये है कि ये वॉर अब कहां जाती दिखती है और क्या फोकस वहां से शिफ्ट हो रहा है ताइवान और गल्फ की तरफ, या जानबूझकर ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन की वॉर अब एक छोटे से हिस्से में रह गई है? दो चीजें हैं इस मामले में। पहली बात तो जो आपने खबर दिखाई कि यूक्रेन के जेलेंस्की ने अपने सिक्योरिटी एडवाइजर को कहा है कि गद्दार है, वो ट्रेटर है। ये चीजें तब सामने आती हैं व्हेन यू बिगिन द विच हंट, कि यूक्रेन अगर फेल कर रहा है, वॉर में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, क्या कौन ढूंढा जाए? तो ये उसकी पहली कड़ी है ये। आगे देखिए क्या होता है। दूसरी चीज ये है, यूक्रेन यूरोपियन इशू है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। गल्फ में जो ऑयल का जो बातचीत चल रही है, ऑयल के लिए चल रही है। एक फ्रंट चल रहा है कि किस तरह से यूरोप की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इससे यूक्रेन खत्म नहीं होगा, बल्कि यूक्रेन जो है इसमें वेस्टर्न का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होगा और ज्यादा मदद आएगी, ज्यादा आगे बढ़ेगा। उसमें ईस्ट इंडिया पैसिफिक और ये जो दूसरा इलाका है, यानी कि पुतिन के दौरे पर जो कहा जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज की नजर है, उसकी वजह यही है कि वेस्टर्न कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डर है उन्हें कि अब अगला टारगेट वेस्टर्न कंट्रीज हो सकते हैं। बार बार पुतिन धमकी भी, चेतावनी भी देते रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज को।